dear students, welcome in Punjab Book of College Bhalwar, and I am Imradin, your chemistry teacher, and today we are going to start chapter number 3 from the chemistry book. And आज हमने सबसे पहले चीज डिस्कस करनी है ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जैसे ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स की बात नहीं होगी, हम थोड़ा बहुत ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 के मेंबर्स जिनको बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम कहा जाता है, यानी हम अपने इन ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। इनको याद करने का तरीका होता है बैंगन, आलू, गाजर, थी। तो इस पैटर्न से हमें ये याद हो जाते हैं ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो बोरोन यानी बैंगन स्टैंड फॉर बोरोन, आलू स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, गाजर स्टैंड फॉर गैलियम, थी स्टैंड फॉर इंडियम एंड टाइटेनियम। अगर इनकी बात की जाए तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये ग्रुप नंबर 3 के हैं और इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। यानी हमारे पास इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 मैक्सिमम ये शो कर सकते हैं। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात की जाए तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि P के अंदर इनका 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और अगर इनकी बात की जाए तो जितने भी मेंबर्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इनमें से जैसे बोरोन जो है ये हमारे पास एक नॉन मेटल है और इसके नॉन मेटल होने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसका साइज अपने ही ग्रुप मेंबर्स के निस्बतन स्मॉल है। इसका एटॉमिक नंबर स्मॉल है, बिल्कुल ऊपर ये है, तो एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से इसका साइज भी स्मॉल है बाकी तमाम मेंबर्स के निस्बतन। तो स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली इसकी सबसे बड़ी रीजन है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि व्हाई बोरोन इज अ नॉन मेटल इन इट्स फैमिली मेंबर। तो फैमिली मेंबर्स में 2 इसकी रीजन है। नंबर 1, इसका साइज बहुत स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस फोल्ड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका साइज बहुत ही स्मॉल है और ये हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम इनके एटॉमिक साइजेस की बात की जाए या अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइजेस इंक्रीज बट इररेगुलर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम बोरोन की बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, D ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं होता। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर कम है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से साइज भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर आना स्टार्ट करते हैं, जनरल ट्रेंड से चीजें हट जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, क्योंकि वहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और S के साथ P और P के साथ D ऑर्बिटल्स भी हमारे पास यूज हो जाता है। अगर एक्रेस की बात की जाए तो बोरोन जो है हमारे पास बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर सॉइल्स के अंदर मौजूद होता है और मेनली ये मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट्स या हमारे पास पॉलीबोरिक एसिड्स की फॉर्म में हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं बोरोन से नीचे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये बोर्ड का एमसीक्यूज है। एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट यानी एल्यूमिनियम सिलिका के साथ कंबाइन करके मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स की फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। नीचे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, लॉन्ग का पार्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के नाम होंगे, उनमें से आपने इनके फार्मूले याद करने हैं। इनमें से बोरेक्स, पॉलीमोनाइट एंड ऑर्थोबोरिक एसिड, ये तीनों फार्मूले याद करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आगे जितने भी रिएक्शंस आएंगे वहां पे ये तीनों नाम अगेन एंड अगेन यूज होंगे और आपको रिएक्शंस इनके नाम के साथ साथ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसी तरह फेल्डस्पार और माइका बोर्ड के पेपर में आपके क्वेश्चंस मौजूद हैं विद देयर फार्मूला। इसी तरह कोरोनम, अमरलैंड और गिब्साइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड डायस्पोरिक, ये सारे के सारे फार्मूले विद नेम वो डिटेल से आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम अगर इनकी अक्रस की बात करें तो हमने 2 की डिस्कस कर ली थी, बोरोन की और एल्यूमिनियम की। बोरोन और एल्यूमिनियम से नेक्स्ट हमारे पास है गैलियम, इंडियम एंड टाइटेनियम। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं नेचर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते, ये रेयर हैं, बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। और ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं जब मुख्तलिफ तरह की मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो उन प्रोसेस के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होती हैं। इसके अलावा अगर हम इन पूरे जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से बोरोन और एल्यूमिनियम में सबसे पहले हम बोरोन को सेक्टर में डिस्कस करेंगे, फिर हम एल्यूमिनियम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोरोन को देखते हैं कि बोरोन अपने ही
फैमिली मेंबर से क्या सिमिलरिटी रखता है और कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो बोरॉन हमने कहा कि नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि उसका साइज क्या है, स्मॉल है। साइज स्मॉल होने के साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिफरेंस क्या है कि बोरॉन एक नॉन मेटल है, जबकि बाकी तमाम इसके ग्रुप्स में मेटल्स मेटालिक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये हमारे पास जितने भी केटायन बनाता है वो स्टेबल नहीं होते, लाइक B+3 की फॉर्म में एक स्टेबल केटायन नहीं है। और इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। किनके साथ आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता? अगर सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन करवा दें, नाइट्रेट के साथ करवा दें या मुख्तलिफ तरह के एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। उसके बाद ये हमारे पास एक ऐसी नॉन मेटल तो है, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 से कम है, यानी इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, -3 भी, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है या 3 इलेक्ट्रॉन देने, दोनों सिचुएशन जो है वो इसके अंदर कैपेबिलिटी है देने की भी और लेने की भी। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हमारे पास देता है। उसके बाद बहुत डिटेल से इसकी जो पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज हैं, इसकी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये वाला। लेकिन अगर सबसे ज्यादा इसकी डिटेल से बात की जाए तो आगे हमारे पास बोरॉन है। बोरॉन की मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें से इसकी जो प्रिपरेशन है, जीएस प्रिपरेशन लॉन्ग में नहीं है, इसकी प्रिपरेशन में से कोई एक शॉर्ट जरूर आता है। तो नेचुरली हमारे पास टिंकल की फॉर्म में मौजूद है। टिंकल का फार्मूला क्या होता है? Na2B4O7। हमने ये पीछे उसका फार्मूला भी पढ़ा था कि Na2B4O7.NH2। वो हमारे पास इसका एक सबसे ज्यादा जो है वो इसका पाया होने वाला एक मिनरल है इसका, और ये जितने भी तिब्बत या कैलिफोर्निया की ड्राई लेक्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है इस फॉर्म में, Na2B4O7 यानी बोरेक्स की फॉर्म में मौजूद होता है। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो बोरिक एसिड को मुख्तलिफ तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले आप क्या करें, आप बोरिक एसिड के साथ में आप क्या डालें, सोडियम कार्बोनेट डालें, तो आप जो है बोरेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी हम अब क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बोरॉन के मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स हैं, लाइक बोरेक्स था, कोलमेनाइट था एंड ऑर्थोबोरिक। इनमें से सबसे पहला मिनरल बोरेक्स को हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। बोरेक्स को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऑर्थोबोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट ऐड करें तो उससे आपके पास बोरेक्स बनेगा, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। इसी तरह अगर हम कोलमेनाइट यानी बोरेक्स की बजाय आप कोलमेनाइट बनाना चाह रहे हैं, कोलमेनाइट से अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपने कैल्शियम C2B6O11 में आपने सोडियम कार्बोनेट डालना है। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस आपके पास बोरेक्स बनेगा, प्लस आपके पास बार प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। टू गेट मोर बोरेक्स पास कार्बनिक साइड फ्रॉम द मदर लिक्विड। जब आपने ये बोरेक्स हासिल कर लिया, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में सेपरेट कर लिया, बाकी जो चीज रह गई है जिसको हम मदर लिक्विड कहते हैं, मदर लिक्विड को आप अगेन से कंसंट्रेट करेंगे, उससे आप मजीद जो है बोरेक्स हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो मदर लिक्विड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करें। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो रहा सहा वो बोरेक्स है वो भी हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, NaBO2 में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो मेरे पास थोड़ा बहुत बच गया था, उस मदर लिक्विड में बोरेक्स मौजूद था वो भी निकल के आ गया। इसी तरह अगर टिंकल है और टिंकल से हासिल करना है तो आप उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे और फिर उसमें से एवापोरेट करेंगे पानी को, तो जो चीज बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बोरेक्स कहलाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इन कोल्ड मोर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। अगर आपने पानी में डिजोल्व करना है तो नॉर्मल ठंडा पानी लिए, उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म है तो उसके अंदर ये काफी हद तक सॉल्युबल हो जाते हैं। इसके हमारे पास दो तरह से क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। एक, अगर आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसके क्रिस्टल्स हासिल करना चाहें तो वो हमारे पास पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा, यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। लेकिन अगर आप 62 डिग्री से कम टेम्परेचर देंगे, यानी ठंडा ठंडा रखेंगे तो ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे। बात यही है, जब 62 से कम टेम्परेचर था तो 10 पानी जुड़े हुए थे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ पानी के जो वेपर्स हैं वो एवापोरेट कर गए मॉलिक्यूल्स, और 10 के बजाय उसके साथ 5 रह गए, तो हम कहते हैं कि अगर 62 से कम है तो डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म में, और अगर 62 से अबव है तो पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में आता है। अगर इनकी केमिकल
प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? वाटर की मौजूदगी में ये क्या करेगा? तो आपने बोरेक्स लिया, उसको अगर तोड़ा जाए तो आपके पास सोडियम आयन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, बोरेट आयन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से ये जो B4O7 नेगेटिव आएगा ये मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर इसी रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाते हैं, पानी के बजाय आप एसिड ले लें, तो आपने ये बोरेक्स लेना है। इसी बोरेक्स में मैंने अब एसिड डाला तो ये हमारे पास दो चीजें देगा, एक तो सॉल्ट, दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी? बोरिक एसिड आ जाएगा। और मजीद हमारे पास बोरेक्स भी प्रिपेयर, आप बोरेक्स में HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं। अगर HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तब भी आपके पास बोरिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में आपके पास एक सॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप बोरेक्स लेते हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दें तो क्या होगा? यहाँ से सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और यहाँ से B2O3 की फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस बोरोन नाइट्राइड हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर होता है। उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, और हीटिंग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट। ये शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग है। इस एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है। ये जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल्स का भी क्वेश्चन है। आपके प्रैक्टिकल्स में भी इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाएगा। सबसे पहले है, on heating it loses water crystallization, swell up to the porous mass. Further heating gives a transparent material which dissolve when metal oxide to form color. आपने क्या करना है? वो कह रहे हैं सबसे पहले आप उसको जो क्रिस्टल्स होगा आप उसको हीट अप करेंगे, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो एवापोरेट कर देंगे। जब आप उसको हीट करेंगे तो वो स्वेल हो जाएगा। अब जो स्वेल अप पोरस मास होगा, अगर इसको मजीद हीट किया जाए तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट मटेरियल आगे मजीद क्या करेगा? मुख्तलिफ तरह मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैसे ये सारा काम होता है? सबसे पहले ये क्या एक्शन लिखा हुआ है, आप बोरेक्स लेंगे वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बोरेक्स बीट टेस्ट है ये हमारे पास क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ colored radicals like copper, iron, Fe+2, Mn+2 फॉर्म में, कोबाल्ट+2, इस तरह की कलर इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है उसको कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। होता कैसे है? सबसे पहले आपने प्लैटिनियम की एक वायर लेनी है, उस वायर का आपने एक लूप बना लेना है। तो ये प्लैटिनियम की वायर आ गई, उसका क्या बनाना है? लूप। अब आपने उस लूप को क्या करना है? हीट करना है। आप उसको हीट करेंगे ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज जो है वो निकल जाए। जब आपने उस जो प्लैटिनियम की वायर है उसको हीट किया, उसके ऊपर आपने बोरेक्स क्या कर देना है ना, थोड़ा सा स्प्रे कर देना है। यानी जैसे वो बच्चे खेलते हैं तो वो एक वायर सी बनाते हैं जिसको सर्फ वाले पानी में डालते हैं तो उसके बुलबुले बनाते हैं, ऐसी सी अपने एक वायर बना लेंगे। प्लैटिनियम का लूप बनाना है, वायर लेकर से एक लूप बनेगा। वो जो लूप बनेगा उसके ऊपर आप पाउडर के तौर पे बोरेक्स को स्प्रे कर देंगे। अगर उसको बोरेक्स को स्प्रे कर देंगे, आप उसको हीट करेंगे। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो वो एक बीड की तरह ग्लासी से लुक देना स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो स्वेलअप होगा। आप क्या करें, जिस कंपाउंड में आप कलर इम्प्योरिटीज को चेक करना चाह रहे हैं, वो जो बोरेक्स वाली वो जो बीड आपने बनाया उसके ऊपर वो कलर सब्सटेंस थोड़ा सा डाल दें और डालने के बाद आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करें। अब हमारे पास आपने यानी पहले क्या किया, लूप वायर का बनाया लूप, उस लूप को किया गर्म, वो गर्म करने से स्वेल हो जाएगा। अब आपने जिस चीज में कलर इम्प्योरिटी सेट करनी है उसका पाउडर उसके ऊपर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद उसको दोनों फ्लेम में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, दोनों में फर्क क्या होता है? टेम्परेचर रेंज का फर्क है। एक 3000 से ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है और एक 3000 से कम वाला होता है। आपने दोनों रेंजेस में उसको हीट अप किया और आपने उस चीज का कलर नोट कर लेना है। रिएक्शन क्या हुआ केमिस्ट्री में, ये तो कहानी है किस तरह होगा, लेकिन अंदर क्या हुआ? जब आपने बोरेक्स डाला था, आपने हीट किया था, तो वो इन दो चीजों में कन्वर्ट हो गया था, NaBO2 में, साथ में B2O3 में। When salt is heated on this bead, अब इसके ऊपर जब सॉल्ट डाला था तो मेटालिक ऑक्साइड जो थे वो मुख्तलिफ तरह के प्रोड्यूस हुए थे विच रिएक्ट विद द बोरिक एसिड, जो क्या करेंगे बोरिक एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल आपने जो सॉल्ट डाला उसमें जो मेटालिक आयन मौजूद था वो कॉपर था, तो कॉपर का जो ऑक्साइड है वो क्या करेगा? B2O3 के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास इसके साथ केवल चीज बनाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है कि विद कॉपर साल्ट, कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनेगा। कॉपर ऑक्साइड जो है वो हमारे पास वो रेट देगा, जो कब बनेगा? जब आप B2O3 के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी मेटल का ऑक्साइड B2O3 के साथ कंबाइन किया। ये B2O3 कहां से आया? ये हमारे पास आया था जब बोरेक्स डिकम्पोज हुआ था, तो इस B2O3 के साथ कंबाइन करके इसने कलर बीड दिया और ये कलर बीड इसकी फॉर्मेशन की